होता है या कोई एक आध और देश होगा जहां अपनी सैलरी बढ़ाने का अधिकार खुद नेताओं को है ना। ये केवल भारत है ऐसा, वरना होना क्या चाहिए? नियम तो ये है, नेता कहते हैं अपने आप को जनता का सेवक, है ना। तो इनकी सैलरी, इनके लिए क्या अनुदान मिलना चाहिए, कौन तय करना चाहिए? जनता। मगर जनता के हाथ में कुछ है? कुछ नहीं है। समझ गए ना। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं, जिस चीज से आप फायदा लेना चाहते हो कि भाई ये हमारा संविधान है, हमें बहुत फायदा पहुंचाएगा, इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी है राजनेताओं को फायदा पहुंचाना। ना तो उनकी एजुकेशन पूछ रहा है, ना उनकी इनकम पूछ रहा है ना। आप ही बता दो, जो देश का जवान अपनी पूरी जवानी और पूरा समय सेना में न्यौछावर कर देता है, फोर्स को और समाज सेवा में लगा देता है, असली सेवा तो देश का जवान करता है भाई, फोर्स में जाकर के। सारी सरकारें, सब लोग उसकी पेंशन तो खाने पे लगे हैं, पेंशन ना मिल जाए कैसे भी इसको, क्योंकि एक आम इंसान किसी तरीके से ऊपर आ गया तो राजनेताओं की चापलूसी कौन करेगा? कौन सेल्फी अपलोड करेगा? आज नेताजी के साथ शिष्टाचार भेंट, आज इनके साथ वहां मुलाकात। बंदा ये सोचता है ना, किससे पता नहीं किससे मिलकर आया हूं, है ना। उसे क्या पता जाने अनजाने में तुमने अपनी वैल्यू कम कर दी, और नेता न जाने कितने लोगों में फेमस हो गया। नेता को खुशी होती है कि उसकी सेल्फी किसी के साथ अपलोड हो। और नेता क्या करते हैं बताओ? इनको किस अधिकार से पेंशन मिलनी चाहिए ये बताओ? कोई तो कहने वाला हो, किस अधिकार से? एक दिन में, 1 घंटे में, 2 घंटे में, 5 साल में तुम तो हो गए पेंशन के अधिकारी, और एक बंदा अपना पूरा जीवन खपा के आ रहा है, योग्यता के साथ जा रहा है, पढ़ लिख के जा रहा है, और यहां नेता एकदम हाँ भाई ये वाला लगाता हूं जी मैं, है ना, और मैं हूं शिक्षा मंत्री और मुझे पेंशन मिलती है और मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये देश का भविष्य संभालेंगे, हैं। चलो यहां से अब खत्म करते हैं बेटा। तो बताओ क्या है बच्चों, थोड़ी सी ना होती है निराशा, थोड़ी सी हताशा, कि लोगों को जाति में, धर्म में, इन सब में बांट करके किसी तरीके से लोगों ने ये किया हुआ है कि यहां का नेता मैं हूं, यहां का नेता मैं हूं, यहां का नेता मैं हूं, बस। बाकी जो एक बार बन गया विधायक वो तुम्हारे हाथ आ रहा है, हो सके तुम बाकी गाड़ी पे भी कभी हाथ न लगा पाओ, ठीक है। तो हम जो पढ़ रहे थे बच्चों, हम पढ़ रहे थे चालुक्य वंश को, हमने पढ़ा था। आज की क्लास को यहां से प्रारंभ करते हैं। जो क्लास है जबरदस्त क्लास रहेगी, ये भी हमने यहां पे भी अपलोड वही करेंगे कि 25-30 मिनट में, 20 मिनट में एक रैपिड क्लास के जरिए हम लोगों तक पहुंचा देंगे एक वंश, वंशावली बहुत। पल्लव वंश हमने अभी कौन सा पढ़ा था? चालुक्य वंश। तो चालुक्य वंश के बाद आज जो नंबर है वो किसका है? पल्लव वंश का आज नंबर है। दक्षिण भारत में ये दो वंश ऐसे थे जो आपस में संघर्ष कर रहे थे, कभी वो ऊपर कभी ये ऊपर, है ना, अलग अलग क्षेत्रों में अपना काम कर रहे थे। तो पल्लव वंश में कौन कौन से राजा महान रहे? ठीक है, पहला शासक, अंतिम शासक, इन्होंने किस तरीके से शासन किया, कौन सा इनका शासन क्षेत्र था, ठीक है, और इनके द्वारा क्या भारत की संस्कृति पे छाप छोड़ी गई, ये भारत की संस्कृति के हो गए या भारत की संस्कृति इनकी हो गई। बहुत सारे क्वेश्चन छोटे मोटे हम निकाल करके अपने काम के हम करेंगे। तो पॉइंट डालोगे बच्चों, क्या? पल्लव वंश। पल्लव वंश ये वही दौर चल रहा है, जैसे ही हर्ष खत्म हुआ 6ठी शताब्दी से लेकर के लगभग 12वीं शताब्दी तक, है ना, पल्लव वंश लगभग 9वीं शताब्दी तक अपने वर्चस्व को बनाए रखा पल्लव वंश ने। बताते हैं पल्लव वंश का अगर शासन देखा जाए इस वंशावली का, तो 600 से 622 वर्ष इस वंश ने शासन किया। लंबा समय हो गया ना, लंबा समय हो गया। मतलब ये ईसा पूर्व से ही स्टार्ट है, ईसा पूर्व से। मगर इतना गहरा नहीं जानेंगे हम, पहले जानेंगे नियम को लगाते हैं कि कहां से कौन। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन जब किसी वंश को पढ़ते हैं तो बनता है कौन सा? वंश का संस्थापक कौन है? वंश का संस्थापक
कौन है? सिंह वर्मन प्रथम। सिंह वर्मन प्रथम। बता दूं कि इस वंश की मूल रूप से शाखाएं लगभग 275 बीसी से ही चलती हुई आ रही थी, है ना। अगर आपसे पूछे कि पल्लव वंश ने कुल शासन कितने वर्ष किया, तो 600 वर्ष प्लस, कुछ किताबों में 600 वर्ष, कुछ किताबों में लगभग 622 वर्ष इस वंशावली ने शासन किया। ये वंशावली जीवित रही, है ना। अब हम इस वंश की स्थापना की डेट तो नहीं लिखने वाले, क्योंकि सिंह वर्मन ने पूर्ण रूप से दक्षिण भारत में जो वंश स्थापित किया था वो कब किया, की थी 575 ईस्वी में। मगर ये डेट बेटा तुमसे नहीं पूछी जाती है। मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं कि ये वंश जो चला आ रहा है भारत में, ये 275 ईस्वी ईसा पूर्व से चला आ रहा था। तो इसने शासन काफी लंबे समय कर लिया, है ना, 600 वर्ष से भी ऊपर। तो जो वंश इतने समय तक कहीं डटा रहा है, तो वो तो यहीं क्या होकर रह गया भाई। नहीं समझ रहे हो, कितनी पीढ़ियां निकल गई होंगी। सारी चीजें यहीं पे ही इनकी मैच होती होंगी, है ना। पल्लवों की उत्पत्ति कहां से मानी जाती है? एक क्वेश्चन और बन जाता है, पल्लवों की उत्पत्ति। हालांकि ये क्वेश्चन आपसे पता नहीं किस लेवल से पूछेगा। पल्लवों की उत्पत्ति कहां से मानी? पार्थियन लोगों से हुई है, पार्थियन। पल्लवों की उत्पत्ति दोगे। पार्थियन कौन है? ये पार्थियन आपने कभी सुना होगा, मेसोपोटामिया, उधर कुछ लोगों ने शासन किया, कुछ ऐसा मानते हैं। वैसे तो मैं आपको ये बता दूं, इतिहास में किसी के भी बारे में, जो आज का इतिहास तुम्हारे पास मौजूद है, किसी के बारे में आप सटीकता से कुछ कह ही नहीं सकते, है ना। इंसान हार थक के सहारा लेता है गूगल का, और गूगल पे अलग अलग ब्लॉगर हैं, वो अपनी धारणा अपने तरीके से लिख देते हैं, और फिर उसे हम पढ़ते हैं तो हम मान लेते हैं कि हमने बहुत परम सत्य पढ़ लिया, है ना। समझ रहे हो ना। तो जिस भी जाति का, जिस भी बिरादरी का आज वर्तमान में नाम है, तो आज के इतिहासकार और आज के ब्लॉगर उन्हें बता देते हैं विदेशी। ये तो भारत के है ही ना, है ना। तो इतिहास में थोड़ा झोल झाल है। अब ऐसे झोल झाल को पढ़ने में इंटरेस्ट तो आना चाहिए, ताकि आप कह सको नहीं, आप पूर्ण रूप से कैसे कह सकते हो सत्य है। मैं मान सकता हूं थोड़ा बहुत हो सकता है, नकार नहीं रहा हूं, आप बोल सकते हो ये बात, मगर सत्य नहीं है भाई। लाओ क्या प्रमाण है? तो वो उठा के लाएगा रिसेंटली किसी का व्लॉग, देखो गूगल पे देखा, एकदम तुम्हें स्माइल पास करनी है, हमें पता है तुम्हारा ज्ञान गूगल तक ही सीमित है ना। गूगल को आए हुए कितने दिन हुए हैं? क्या गूगल ऋग्वेद में था? तो फिर गूगल से क्या उम्मीद कर रहे हो तुम, ये बताओ, है भाई। ये अभी तो बन गया, 1998 में है, गूगल आ गया, ठीक है, 3 लोगों ने गूगल बना दिया, ठीक। चलो, तो यहां तक आ गया। पार्थियन कहते हैं कि इनकी उत्पत्ति पार्थियन लोगों से हुई थी, जो कि पार्थियन मेसोपोटामिया की तरफ के साइड के दूर के लोग थे। उनका वहां पे विशेष कल्चर था, सरकार थी, स्थापित सारी चीजें थी। मगर हमें पढ़ना है भारत में पल्लव वंश। अब हमें इनके बारे में जानना है कि भारत में ये धर्म कौन सा था, ये कौन से धर्म को मानते थे या कौन से धर्म के साथ शासन कर रहे थे, इनकी राजधानी, इनकी भाषा, इनके द्वारा कराए गए कार्य। इतने पे होने के बाद हमारा काम खत्म हो जाएगा। हमसे यही पूछता है, ठीक है, हमारा काम खत्म। लिखो, पल्लवों की राज, बताओ बेटा क्या है, बताओ। कांची, कांची वर्तमान में है कांचीपुरम। अब तुम पूरा बता दोगे, कांचीपुरम, बताओ कांचीपुरम कहां है। तो इसका मतलब हमें यह भी जानना पड़ेगा कि ये शासन कौन से क्षेत्र में कर रहे थे भारत के में। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो देखना, अगर हम भारत का एक छोटा सा नक्शा बनाएं, तो देखना कांचीपुरम ये कहां पर कर रहे थे, ये तमिलनाडु के क्षेत्र में, है ना। तमिलनाडु, चेन्नई है, ठीक है, कर्नाटक का भी थोड़ा सा हिस्सा था। और लास्ट में आते आते इन्होंने वातापी, सुना था वातापी और बादामी, जो पुलकेशिन द्वितीय का मामला था, जो वहां पे शासन कर रहे थे, जो उनकी राजधानी भी थी। लास्ट में आते आते इस वंश के राजाओं ने वातापी तक, बादामी तक अपना वर्चस्व बना लिया था।
कुछ समय के लिए जीत गए फिर हार गए। समझ में आ गई बात? तो इनका मुख्य रूप से जो शासन रहा है वो यही रहा है बस, है ना। वो बात अलग है कि ये आगे तक और फैल गए, है ना, और दूर तक आ गए, क्योंकि कभी ना कोई तो यार ऐसा आएगा। मान के चलो इतिहास में आपसे ये बोला जाए आपके बाबा वो थे, आपके परदादा राजा थे, तो कोई ना कोई तो ऐसा आया होगा कि बीच में चमकेगा। या अपनी फैमिली में देख लो, आपके परदादा अगर नौकरी में नहीं थे, किसी भी नौकरी में नहीं थे, तो दादा लगे, दादा नहीं लगे तो पापा लगे, और पापा नहीं लगे तो क्या आप लग जाओगे, है ना। या इनमें से कोई एक लगा, बीच में कोई गैप बना, तुम नहीं लगे तो तुम्हारे आने वाली पीढ़ी लग जाएगी। तो अगर इन केस अगर आप नहीं लगते हो तो आपको ये पता रहेगा कि मैंने कहां कमी की थी। अपने कमी के बारे में हर व्यक्ति को पता होता है, नहीं होता, है ना। हम अपने आप से सेटिस्फाई रहते हैं, क्यों? हमें पता था जब हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ क्यों नहीं हुआ, फिर हमने कई सारे सिलेक्शन लिए, तो हम सेटिस्फाई रहे रहते हैं कि हमने अपनी कमियों को दूर करके सिलेक्शन लिए। और आप भी कर सकते हो, हर कोई कर सकता है ना, क्योंकि भगवान ने दिमाग तो सभी को दिए हैं भाई। यहां तक क्लियर? तो राजधानी हो गई कांची, मतलब वर्तमान में क्या है आज ये कांचीपुरम, दैट मीन्स तमिलनाडु है, राजू है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई, रहेगा ना यार। तो तमिलनाडु है, तो अब देखो अपने आप ही क्रम बन रहा है और अपने आप ही चीजें याद हो रही हैं, कुछ नहीं करना पड़ रहा है, नहीं मानते हो? अब क्या पूछेगा आपसे? पूछेगा राजधानी, क्या पूछेगा आपसे? राजधानी। अब इतने समय से जब सनातन संस्कृति में ये लोग रह रहे हैं, तो कौन सी मुख्य भाषा सबसे पहले आ गई? संस्कृत। संस्कृत, उसके बाद तमिल भाषा। तमिल मतलब तमिलनाडु, अपने आप याद हो गया ना, क्योंकि हमने पहले क्षेत्र याद कर लिया और क्षेत्र से पहले राजधानी याद कर ली, कांची। कांची से हमने कांचीपुरम कर दिया, और कांचीपुरम लंबे लंबे नाम तो भैया केरला, कर्नाटक और तमिलनाडु में यही है, दक्षिण। यहां पे आपका कल्चर आज भी बचा हुआ है ना। आजकल के लोग डिप्रेशन में यूं ही मर जा रहे हैं, प्रेशर नहीं झेल पा रहे, है ना। जब प्रेशर ना झेला जाए तो आपको लौटना पड़ेगा अपने कल्चर की तरफ, है ना। मगर लोग क्या करते हैं, यूट्यूब खोला, अब ये देखेंगे मूड कैसा है, भाई सेंटी फील कर रहा हूं, तो आप लगाओगे सेंटी सॉन्ग या सेंटी मूवी, ऐसे दूर करोगे नहीं भाई। जब भी इंसान परेशान होता है तो उसे जाना चाहिए प्रकृति के पास, है ना। एकांत में बैठो, ज्यादा दूर ना जा पाओ, पैसे का बजट नहीं है, पॉकेट खाली है, तो अपनी 12 पे जाओ, अपने खेतों पे जाओ, कुछ काम मत करो, आसानी से बैठो, चीजों को देखो, मौसम सही है तो। अब कुछ कहोगे हमारी तो 12 ना, कहीं और की पे जाके बैठ जाओ, कोई मना थोड़ी ना करेगा भाई, है ठीक है। कोई आए, हाँ भाई कैसे बैठा है यहां, परेशान, ऑब्जर्वेशन चल रहा है ना। ईमानदारी में बताता हूं, जब किसी के पास कोई सॉल्यूशन नहीं होता तो प्रकृति के पास सॉल्यूशन होता है, नहीं है ये बात। कोरोना में जब सब फेल थे तो प्रकृति ने अपने आप को रिसाइकल कर दिया, लोग अपने आप ठीक होने लगे, है ना। अब यार इतना गहरा कैसे बता दूं तुम्हें, और भी है। एक भाषा और है प्राकृत भाषा, प्राकृत भाषा, क्योंकि धर्म कोई सा भी आता जाता रहा हो, जैन धर्म बौद्ध धर्म में साथ के साथ लगे रहते थे, जी हम भी हैं, हमें भी थोड़ा सा संरक्षण प्राप्त कर दो, हमें भी चलने दो, है। तो ये लोग भी आपस में चल रहे थे, धीरे धीरे चल रहे थे। मगर इस वंश के राजा मैक्सिमम रूप से क्या करते थे, कौन से धर्म को मानते थे? धर्म की बात आ जाएगी तो हिंदू, हिंदू धर्म को मानने वाले राजा रहे, ठीक है। हालांकि इस समय में जैन धर्म और बौद्ध धर्म भी बराबर पनपते रहे, है ना, चलते रहे अपनी अपनी चाल से, किसी को कोई हानि नहीं, कैसी भी, जिसको जैसा करना है करते रहे आप, है ना। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो जब हिंदू धर्म को अपना के चलते रहे तो इसका मतलब ये पूजा भी करते होंगे। क्वेश्चन, पल्लवों ने किसकी पूजा करी है? शिव और विष्णु, वेरी गुड। भगवान शिव और विष्णु मुख्य रूप से पूजा हो रही है। जब भगवान की पूजा रही है तो भैया ब्राह्मण अपना सिक्का गाड़ेंगे,
हम हैं ऊपर, बुरा मत मानना भाई कोई भी। देखो हम पढ़ाई कर रहे हैं और हम इसको पढ़ाई के तौर पे ले रहे हैं, कोई बुरा ना माने, है ना। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं। जैसा जैसा समय चल रहा है ऐसे ऐसे बोल रहे हैं, ना तो ब्राह्मणों को, ना क्षत्रियों को, ना राजपूतों को, ना गुर्जर को, किसी को कुछ नहीं, सब एक है ना। एकेडमी का मतलब यही है कि भाई फोर्स और एकेडमी एक जैसे ही है, यहां सब एक समान ही माने जाते हैं, है ना। ना तो कोई ऊंचा है ना कोई नीचा है, मगर ये समय समय पे भेदभाव, बुरा मत मानना, ब्राह्मणों की देन रही है ना। क्योंकि उन्हें डर था कि किसी तरीके से कोई व्यक्ति, जैसे आज के नेताओं को डर था, इसको सारी सच्चाई पता चल गई तो मेरा सम्मान कौन करेगा भाई, मेरे आगे पीछे कौन घूमेगा भाई। केवल ज्ञान के बल पर, किसके बल पर, है ना। तो ज्ञान ज्ञान तो व्यक्ति को जब ही होता है जब वो अपने आप को समय देता है ना। आज के व्यक्ति ज्ञानी क्यों नहीं है मैक्सिमम, वो अपने आप को समय कहां देते हैं। जैसे ही समय मिलेगा, ला भाई फोन निकाल, ला भाई एक रील ही अपलोड कर दूं, बहुत दिन हो गए हैं। वो झूठ पे ज्यादा विश्वास करता है, हकीकत में पसीने आ रहे हैं, बहुत बुरी हालत हो रही है, चेहरा बुरा लग रहा है, रील बना दी, ऐसा फिल्टर लगाया, चमका दिया। अब झूठ में देखना, वैसे तो लग रहा है कि देखो क्या हकीकत है, फिल्टर लगाते ही इंसान भूल जाएगा अपने आप को, देखिए मैं कितना सुंदर लग रहा हूं। फिल्टर लगाते ही दुनिया बदल जाती है, इंसान स्वर्ग लोक पहुंच जाता है, चारों तरफ धुआं उड़ता है, पीछे का बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, यही होता है। तो बेटा समझ में आई बात। तो ब्राह्मणों का वर्चस्व था, ये सम्मान भी करते थे, चीजें फिर उसी हिसाब से चलती थी कि ये ऊंचा ये नीचा ऐसा, ये सब चीजें आ गई थी, है ना। यहां तक क्लियर है सबका। शासक को जान लेते हैं, फिर ये जानेंगे इन्होंने मंदिरों के बारे में, इनके कुछ एक दो कार्यों के बारे में, फिर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। पल्लव वंश का अंतिम शासक, देखो बहुत शॉर्ट में मैंने क्लियर कर दिया भाई आपको, है ना, इससे ज्यादा शॉर्ट नहीं हो सकता था, और इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो क्वेश्चन अभी और बनेंगे उनको भी बताएंगे। पल्लव वंश का अंतिम शासक अपराजित वर्मन, अपराजित। बाकी इनके इतिहास के बारे में सुन लो जरा। बता दिया पार्थियन थे, कुछ कहते हैं नहीं जी पार्थियन नहीं थे, ये तो अशोक के समय से भारत में थे, है ना। अशोक का जो साम्राज्य था उसमें से ही एक सामने छोटा सा जगह थी, कबीलाई जगह थी, वहां से ये उभरे थे। कुछ लोग मानते हैं ना जी ऐसा ना है, हर्ष के समय की बात भी है, हर्ष चरित से भी चीजें मिलती हैं, हुएन सॉन्ग से भी कुछ चीजें मिलती हैं इनके बारे में, अशोक के समय से भी चीजें मिलती हैं। मगर कुछ लोग क्या कहते हैं, ना जी ये तो गाय चराते थे, ग्वाले थे, तो इनको पल्लव कहने लगे, पशु पालते थे तो पल्लव इनको कहने लगे। बात समझ में आ गई। तो यहां तक ही गई। वास्तुकला का मतलब आज के समय में जो मोदी जी बार बार कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा, है ना, जगह जगह बिल्डिंगें बन रही हैं, जगह जगह चीजें बन रही हैं, है ना, रोड बन रहे हैं, सारी चीजें बन रही हैं। तो इनके समय की वास्तुकला बड़ी फेमस रही है ना। तो जब फेमस रही है तो इन्होंने एक विशेष शैली के अंतर्गत चीजों का निर्माण कराया, है ना। अब वो है कैसे, वो लिखो, लिखना पल्लवों की देन, लिखना इस, या ऐसे लिखो पल्लव वंशावली या इन राजाओं की देन द्रविड़, राहुल द्रविड़ का नाम सुना है, द्रविड़ शैली। तो इन्होंने जिस शैली के अंतर्गत चारों तरफ चीजें बनवाई, उस शैली को एक नाम दिया गया द्रविड़ शैली, ठीक है। बताते हैं इस वंश के राजाओं ने इस शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में की। कौन सी शताब्दी में, 8वीं शताब्दी। उसके बाद 8वीं शताब्दी के बाद ये चीजें बहुत आगे बढ़ती रही, आगे बढ़ती रही, लगभग 12वीं शताब्दी तक आते आते ये शैली का नाश होने लगा। मतलब विजयनगर साम्राज्य के आसपास आकर के इस शैली में गिरावट आ गई, ठीक है। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या मुख्य क्वेश्चन तो बनी गया ना, द्रविड़ शैली किस वंश के राजाओं की देन है, कौन सा समझ में आ गया। द्रविड़ शैली किसकी देन है, पल्लव वंश के राजाओं की।
द्रविड़ शैली की उत्पत्ति किस शताब्दी में हुई? 8वीं शताब्दी में। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? 2 क्वेश्चन, 2 से 4 हो जाएंगे। अब इसके द्रविड़ शैली में थोड़ा सा मैं हल्का सा बताऊंगा, फिर मंदिरों और कुछ चीजों के बारे में बताऊंगा। यहां पे मंदिर बनाए जाते थे और मंदिर को एक विशेष तरीके से बनाया जाता था। आयताकार भुजाकार अपना पिलर खड़े करके ऊपर गुम्बद बनती थी, है ना, विशाल मंदिर होता था। और मंदिरों में एक कॉन्सेप्ट चलता था गर्भगृह। अब तुम सुनते होगे ना कि वो गर्भगृह में चले गए, वो ऐसे हो गए, है ना। हर मंदिर में एक गर्भगृह बनाया जाता था, उसमें ही देवी देवताओं की मूर्ति को रखा जाता था, है ना। विशेष तरीके का आकार और पिलर, ये सारी चीजें चलती थी। इस शैली के तहत बहुत प्रकार के मंदिर बनाए गए और चित्र बनाए गए, है ना। तो वो कैसे थे? जैसे त्रिरथ, पंचरथ, सतरथ, नवरथ, मतलब समझते हो? इसमें त्रिरथ में मतलब 3 रथों को दर्शाया जाता था, पंचरथ में 5 रथों को दर्शाया जाता था, सप्तरथ में 7 रथ और नवरथ में 9 रथ। समझ में आ गई बात? ठीक है। पंचरथ जुड़ा हुआ है पांडवों से, महाभारत काल से। हालांकि इतना क्वेश्चन नहीं बनेगा, केवल इस रथ में जो पहले ही संस्कृत शब्द से जुड़ा हुआ है संख्या, उसको बताना है कि कितने रथ हैं इसमें। तो पंचरथ पूछे ये आकृति में कुल कितने रथ होंगे? तो 5। पांचों पांडवों के 5 रथ। बात समझ में आ गई? तो कौन सा समझ? वृद्धेश्वर मंदिर, मंदिर, हाँ बेटा वहीं चल रहा है सब कुछ। कांचीपुरम में, अब तो साफ साफ हो गया ना, कैलाश नाथ मंदिर। इसमें तो ये भी पूछेगा कि ये बनवाया किसने, ये सबसे ज्यादा आता है क्वेश्चन। कांचीपुरम का कैलाशनाथ मंदिर, पहले तो पूछेगा कहां पे है कैलाशनाथ मंदिर, तो कांचीपुरम तमिलनाडु कर दोगे। फिर पूछेगा किसने बनवाया, नरसिंह वर्मन, लिखो किसने बन, ठीक। मगर ये किस वंश का राजा है? तो अब बेटा यहां पे 4 क्वेश्चन बन गए। पेज ना भर रहा, ये बात अलग है। पेज तो भरेगा ही नहीं भाई, अगर पेज भरेगा तो फिर काहे की जीएस है। देखना क्या होगा, आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा। आपसे पूछेगा कांचीपुरम का मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाया? पल्लवों ने। या इनमें से कौन सा मंदिर इन्होंने बनवाया? पल्लवों ने, है ना। कैलाशनाथ मंदिर कौन सी शैली का नमूना है? द्रविड़ शैली, 8वीं शताब्दी का। वो तो 8वीं शताब्दी तो ये शैली आई है, वो बात अलग हो गई। ये स्पेशल बनवाया था नरसिंह वर्मन ने अपनी पत्नी के कहने पर। किसके कहने पर? पत्नी के कहने पर स्पेशल बनवाया और भगवान शिव को समर्पित कर दिया। इसमें भगवान शिव और पार्वती की नृत्य मुद्रा में तस्वीरें, सॉरी मूर्तियां हैं, ठीक है। अब बात आती है द्रविड़ शैली को क्या कहते हैं? रॉक कट भी कहते हैं, ROC के, रॉक कट पद्धति, रॉक कट पद्धति। ये इंग्लिश का शब्द हो गया भाई, रॉक कट पद्धति। इसमें मैंने बता दिया था आकार, भुजा, सब, गर्भगृह, ये तो होता ही था। इस शैली में मंदिर जो बनाए जाते थे, सबसे ज्यादा मंदिर बने, बताते हैं बहुत ज्यादा मंदिर बने, 100 से अधिक, है ना। तो हकीकत यह है कि इस मंदिरों को जब बनाया जाता था तो पत्थरों को काट के बनाया जाता था। कैसे बनाया जाता था? एक तो हो गया लाओ जी काट काट करके चिपका दिए, ये पत्थरों को काट के बना देते थे। पत्थरों पे अलग अलग की आकृतियां काट करके बना दी जाती थी, बड़ी बड़ी मूर्तियां, है ना, राजाओं की, महाराजाओं की, देवी देवताओं की, रथों की, पत्थरों को काट के ही मूर्तियां बना दी जाती थी, उसी में ही चित्र बना दिया जाता था। तो विशेष तौर से, और काफी विशाल होते थे ये, और हैं, देखना इनको, आप देख के पागल हो जाओगे, पत्थर में है, कैसे इसको आकार दे दिया, समझ रहे हो। तो ये तुम्हें करना है, पल्लव वंश से खत्म हो गया, है ना। हालांकि इसमें बहुत सारे राजाओं का क्रम था जो मैंने आपको नहीं बताया, जो तुम्हारे काम का नहीं है। नरसिंह वर्मन प्रथम काफी जोरदार और जबरदस्त राजा रहा। तो आप याद रहेगा आपको कि कौन सा मंदिर कहाँ, कैसे, क्या चीजें हैं। ये वंश खत्म हो गया है। जो नेक्स्ट क्लास रहेगी मैं उसकी बता दूं तुम्हें, जो वो क्लास शुरू होगी वो ये शुरू होगी, जैसे ये खत्म हो जाएगा तो आगे वाली जो अब
चीजें आएंगी वो आएंगी अरबों का आक्रमण। अरबों का आक्रमण इधर से होगा 700 ईस्वी के आसपास, ठीक है, और उधर ही आपको पढ़ाया जाएगा राजपूतों की उत्पत्ति, फिर उधर ही आपको पढ़ाया जाएगा त्रिपक्षीय संघर्ष। जैसे ये पूरा खत्म होगा फिर हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। अब ये दोनों तीनों अब एक तरीके से 7वीं शताब्दी में आते आते अब आपके साथ 2-3 दिन का वर्णन बढ़ जाएगा। आपको इसी दौरान इसी समय में आपको ये भी पढ़ लिया, आपको राजपूतों की उत्पत्ति भी पढ़नी है, आपको यहीं से क्या पढ़ना है, अरबों का आक्रमण पढ़ना है ना, और त्रिपक्षीय संघर्ष भी पढ़ना है। सेम रेट में सारी चीजें हो रही हैं, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ेंगे कि कैसे कैसे सिलेबस आगे बढ़ेगा, ठीक है भाई।